हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सब एक साथ बोलिए, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, तो आज हमारा ये शाम बहुत ही खुश नसीबी वाला शाम है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो आज़ादी की हवाओं में सांस ले पाते हैं, और हम लोग खुश। चलिए, तो दोस्तों कोई बात नहीं है, बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं, पर अब शायद ना आए। तो हम लोग कुछ बातें करने वाले थे 2 मिनट, और हम लोग 7:15 बजे स्टार्ट करने वाले थे, पर 1-2 मिनट में स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने आज अपना 75वां वर्षगांठ मनाया है, और इससे 2 दिनों से 13 और 15 को हम लोगों का एक प्रोग्राम चल रहा था पूरे देश का, हर घर तिरंगा। दोस्तों, जहां तक बात है हर घर तिरंगा का, तो मैं हमेशा तिरंगे का सम्मान करता हूं और चाहता हूं कि हमारे देश के हर घर में तिरंगा लहराए। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि तब तक हम लोगों को ये तिरंगा कामयाब नहीं होगा जब तक कि हमारे देश के हर घर में सुख, समृद्धि और शांति नहीं होगा। ये तिरंगा हमारे लिए शान की बात जरूर है, परंतु तिरंगा का शान तभी और बढ़ेगा, मान तभी और बढ़ेगा जब देश इतना ज्यादा समृद्ध होगा कि किसी भी इंसान को कोई तकलीफ नहीं होगी। परंतु ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग शायद ये सोचे होंगे आज से 20 साल, 25 साल या 50 साल पहले कि जब तक हम लोग 75वां वर्षगांठ मनाएंगे तब तक हमारा देश समृद्ध हो चुका होगा। परंतु आज भी हमारे देश में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हम सब देशवासियों को एक बार प्रण लेना होगा कि इन सब चीजों से मुक्ति के लिए हम लोग लगातार मेहनत करेंगे, और हर घर तिरंगा तभी कामयाब होगा जब हर घर शिक्षा, हर घर स्वास्थ्य और हर घर रोजगार होगा। तो इन्हीं बातों से दोस्तों हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पढ़ाई। और जहां तक पढ़ाई की बात है, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश देखता हूं हमारे देश में, क्योंकि आज हमारे देश में एक गरीब का बेटा आईएएस बन सकता है, लेकिन क्या एक गरीब के बेटे के बनने से हो जाएगा? एक गरीब का बेटा आईएएस बन जाता है, इससे ज्यादा जरूरी है कि 100 गरीब के बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा कर लें। तो हमारे देश में गरीबों की पढ़ाई के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। उनके घरों में बहुत लोग शिक्षित नहीं है, जिसके चलते कि उनके पास प्रतिभा होते हुए भी वो सही गाइडलाइन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं जो वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी हमें प्रण करना होगा कि हर गरीब का बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा करे, हर मजदूर का बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा करे, तभी हमारा देश अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग अब पढ़ाई के लिए रेडी हैं? यस, चलिए आप लोग पढ़ाई के लिए रेडी हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे ये नेटवर्क आने जाने से परेशान भी हैं, पर अब जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो पढ़ाई के बारे में सोचिए। स्टार्ट करते हैं। और एक जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दिया गया था नोटिस में, वो भी दे देते हैं। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था, रिक्वेस्ट था कि सर कल क्लास मत स्टार्ट कीजिए, कल हम लोग आएंगे। और कुछ बच्चे का एडमिशन, कुछ बच्चे दूर हैं, वो आज नहीं चल पाए। तो हम लोग का जो ऑफलाइन क्लास है वो परसों से स्टार्ट होगा, यानी कि 17 तारीख से। तो ये सारी बातें समाप्त हो गई। तो चलिए अब हम लोग पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का आज का टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, अब सब लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। आशा करते हैं कि सारे बच्चे 11th 12th सब बच्चे देख रहे होंगे, पर ये जो 12th का टॉपिक है इसमें सारे बच्चे कंसंट्रेट हो जाइए और इसको पढ़ लीजिए। एक चीज तो तय है,
आपको अपना कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी कोई भी पर्व त्योहार मना लें। अंततः जो सबसे बड़ा आपका काम है, सबसे बड़ी जो पूजा है, वो है आपका कर्म। तो फाइनली हम लोग अपने कर्म पर वापस आ जाते हैं। मेरा कर्म है पढ़ाना और आपका पढ़ना। देखिए कितनी परेशानी है लाइफ में, कि कल भी बहुत मुश्किल हुआ था और आज भी एक पल के लिए लगा था कि शायद आज भी नहीं हो पाएगा, परंतु ये एक हिम्मत होती है, चाहत होती है और वो पूरी होती है कभी ना कभी, कैसे ना कैसे। तो साइक्लोट्रॉन पढ़ने से पहले हम आप लोगों से कुछ चीजें पूछना चाहते हैं कि आप बताएंगे। बीच बीच में देखते भी रहना पड़ता है कि लेक्चर चल रहा है या नहीं। तो क्या आप लोगों ने अल्फा पार्टिकल का नाम सुना है? एकदम वन बाय वन, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए जीरो लेवल से, क्या आप लोगों ने अल्फा पार्टिकल का नाम सुना है? सुना होगा। अब अल्फा पार्टिकल है क्या? अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का एक गुच्छा है। एक साथ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा, उसको कहेंगे अल्फा पार्टिकल। इसका जो चार्ज होता है, चार्ज ऑब्वियसली 2 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम 2e लिखते हैं। और E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, E मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और मास जो है, मास 4 प्रोटॉन के मास के बराबर है। सर 4 क्यों? क्योंकि 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, टोटल 4 पार्टिकल हो गए। न्यूट्रॉन के पास चार्ज तो नहीं था लेकिन मास तो था। और कितना मास था? प्रोटॉन के ही मास के ऐसा मास था, ठीक है। तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज का जो 2e, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और 4 प्रोटॉन के मास के बराबर होगा 1.667 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये हुआ। अब आपने केमिस्ट्री में जरूर सुना होगा, आपने सुना होगा ना कि रदरफोर्ड साहब ने, किसने? रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल से गोल्ड फॉयल पे कराया था, बॉम्बार्डिंग किया था। ये सब तो सुना होगा। क्या आपने सुना है? यस सर, सुना है। तो आप कभी आप सोचे कि सर वो जो गोल्ड फॉयल था, स्वर्ण पत्र यानी कि गोल्ड फॉयल, इस पर अल्फा जाके इतना तेजी से टकराया कहां से? अल्फा में इतना वेलोसिटी आया कहां से? अल्फा इतना फास्ट गया कैसे? आपने कभी सोचा? शायद आपने नहीं सोचा होगा। आज हम वही आपको बताने वाले हैं कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो इतना तेज, इतना फास्ट कैसे हो जाता है कि वो गोल्ड फॉयल से टकरा कर बाहर निकल जाए। ये कैसे संभव है? दोस्तों आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो जो मशीन इस अल्फा पार्टिकल में बहुत वेरी हाई वेलोसिटी ला देता है, वेरी हाई वेलोसिटी, बहुत तेज कर देता है, बहुत एनर्जेटिक कर देता है, उसी मशीन का नाम है साइक्लोट्रॉन। आशा करते हैं आप इतना तो ये एकदम बचपन की बातों से ये सीख गए कि वो जो आज तक आप पढ़ते थे कि इतना तेजी से जाता है, टकराता है, वो कौन करता है, आज हम वही आपको सिखाने वाले हैं। उसका नाम है साइक्लोट्रॉन। तो एक चीज तो आप समझ गए कि साइक्लोट्रॉन का काम क्या है। साइक्लोट्रॉन का काम है कि किसी चार्ज पार्टिकल, ये अल्फा एक चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण को एक्सेलरेट करना, बहुत ज्यादा तेजी से वेलोसिटी लाना, ये इसका काम है। आप ये बात समझ चुके हैं। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। ये तो हुआ साइक्लोट्रॉन का काम क्या है, साइक्लोट्रॉन अब क्या है, कैसे बना, ये सब सोचेंगे, ठीक है। अब हम अगला सवाल आपसे पूछते हैं कि अगर आपको हम बोले कि एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, बाबू ये एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, इसको तुमको वेलोसिटी लाना है, फास्ट करना है, क्या दिमाग में आएगा? आप बोलिएगा सर हाथ से उठा के फेंक देंगे। क्या आप अल्फा पार्टिकल को पकड़ के फेंक सकते हैं? नहीं फेंक पाइएगा। तो कैसे होगा? तो एक बच्चे का जवाब आया कि सर अगर हम इसको चाहते हैं कि फास्ट हो, अगर हम यहां बहुत ज्यादा, ये सोचिए ये पॉजिटिव है
और यहां बहुत ज्यादा निगेटिव लाके रख दें, यानी -10Q, बात समझ में आई? तो इस निगेटिव को देख करके ये पॉजिटिव उसकी ओर भागेगा या नहीं भागेगा, ये बात समझते हैं या नहीं समझते हैं? यानी कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो हमको निगेटिव को लाना पड़ेगा उसके सामने। क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव को, जिससे कि वो उसकी ओर भागे तो उसको कुछ वेलोसिटी मिलेगा। ये मानते हैं या नहीं मानते हैं? चलिए, तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अब किसी भी चीज को एक्सेलरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव की तरफ छोड़ना पड़ेगा, निगेटिव की ओर वो जाएगा और एक्सेलरेट हो जाएगा। क्या यहां तक समझने में आप लोगों को कोई तकलीफ? यस। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आप एंजॉय करें, बहुत अच्छे से पढ़ें, सब कुछ हम एकदम जीरो लेवल से आपको बताते बताते फाइनली आप तक पहुंचा देंगे। तो ये +Q किधर की ओर जाएगा? -Q की ओर, तो उसके पास वेलोसिटी आएगा। लेकिन एक बच्चा बोलता है सर इसमें तो प्रॉब्लम है। क्या? तो सर इतना दूर जाते जाते जितना वेलोसिटी आएगा वहां तो जाके सट जाएगा, उसके बाद तो कोई वेलोसिटी नहीं आएगा। एकदम करेक्ट जवाब। यानी कि हमको एक ऐसा व्यवस्था चाहिए इसका वेलोसिटी बढ़ता ही चला जाए, लगातार बढ़ता चला जाए, यही हम लोग चाहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बेसिक बात। तो अब किसी भी दुनिया में किसी भी लॉन्ग आंसर, खासकर फिजिक्स के किसी भी लॉन्ग आंसर को पढ़ने के लिए आपका बेसिक्स पूरा क्लियर होना चाहिए आपके ब्रेन में, तभी आपको लॉन्ग आंसर समझ में ही आएगा। याद, चलो याद रट्टा मारना ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन याद करना तभी संभव हो पाएगा समझ के जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी को मोशन में लाने के लिए उसका अपोजिट वाला दिखाना पड़ेगा उसको, तब ना वो उसकी तरफ भागेगा। आप लोग तो स्टूडेंट हैं, आप लोग समझते हैं कि मक्खी को मीठा दिखा दो तो भागेगा, ठीक है, कोई पॉजिटिव को निगेटिव दिखा दो तो भागेगा, लड़का को मतलब मोबाइल दिखा दो तो उसकी ओर भागेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों की बात जो है वो हम चलते हैं किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। अब आपको ये भी एक टीचर पढ़ाया होगा कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, याद कीजिएगा आप लोग जो पढ़े हैं, और अगर इसमें कोई चार्ज पार्टिकल हो Q और वो भी वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिया जाए, तो याद कीजिए एक चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी से फेंक दिया जाए तो याद कीजिए, आपको टीचर सिखाता होगा राइट हैंड थंब रूल, भी के डायरेक्शन में उंगली करके भी के फोर्स किधर लगेगा बच्चों, याद है ना? तो बताओ ये इस पर फोर्स किधर लगेगा? आप लोग अपनी तरफ से बताते भी जाएं। ऐसे घूम जाएगा, फिर जब यहां आएगा तो ऐसे लगेगा। याद आ रहा है ना? याद आ रहा होगा। दोस्तों, जो भी बच्चे ये क्लासेस किए हुए हैं उनको जरूर अच्छे से समझ में आएगा कि ये जब ऊपर की ओर जाएगा फिर से इस पे फोर्स किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर। अब हम लोगों का मैग्नेट शुरू हो गया। जैसे ही मैग्नेटिक वाला शुरू होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो जो बच्चे नहीं पढ़े होते हैं वो सडनली गायब हो जाएंगे, लेकिन जो पढ़े हुए रहेंगे उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फिर फोर्स इधर लगेगा, याद आ रहा है, और ये कैसा बनेगा? याद आया? ये एक सर्कल के जैसा बनेगा। सब लोगों को हमको लगता है याद आ चुका होगा। क्या कहते हो बच्चों? याद आ गया? ये एक सर्कुलर पाथ चलेगा। ठीक है, तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी देकर छोड़ते हैं, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स लगता है, जो फोर्स उसको घुमाता है किस पाथ पे? सर्कुलर पाथ पर, और उसका रेडियस मान लीजिए कितना? m, रेडियस r, मास m, वेलोसिटी v, फोर्स F। तो आप लोगों को पता होगा F इक्वल टू होता है QVB। ये सारी बातें, अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो मैं रिवीजन कर रहा हूं, कुछ भी पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी कोई नया चीज शुरू नहीं हुआ। यही तो फिजिक्स का प्रॉब्लम है।
आप कुछ अगर डायरेक्ट में शुरू कर दूंगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और ये सब देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये सब तो जानते हैं, F इक्वल टू कितना QVB। और अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो होगा mv स्क्वायर बाय आर। तो mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू हो जाएगा QVB। mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू, तो भी कैंसल, आर बराबर हो जाता है mv बाय QB। ये आपको पूरी तरह से याद है आया ना, R इक्वल टू mv बाय QB। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उसका रेडियस का फॉर्मूला आ गया mv बाय QB। अब इसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू हो गया 2 पाई r, यानी कि टोटल डिस्टेंस, एक चक्कर का डिस्टेंस हो गया 2 पाई r बाय वेलोसिटी v। तो 2 पाई mv बाय QB बाय v भी कैंसल, तो t बराबर आ गया 2 पाई m बाय QB। क्या आपको पूरा रिवीजन हो गया? पूरा रिवीजन हो गया, ये था। और यही है प्रिंसिपल किसका? साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन में भी यही होता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि साइक्लोट्रॉन का भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही है, और साइक्लोट्रॉन के फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला इसका जस्ट उल्टा है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब आप लोगों ने साइक्लोट्रॉन क्यों पढ़ते हैं ये भी पढ़ लिया, किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए वेलोसिटी, और उसका फाइनल फॉर्मूला भी पढ़ लिया, जबकि आप साइक्लोट्रॉन तो स्टार्ट ही नहीं किए हैं। यही तो बात है, इसी को तो एंजॉयमेंट कहते हैं। हम ये भी समझ गए साइक्लोट्रॉन करता क्या है, और ये भी जान गए कि इसका फॉर्मूला क्या है, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं साइक्लोट्रॉन कैसे कैसे वर्क करता है। तो क्या आपका ये सारा चीज रिवाइज हो गया? इससे एक चीज तो समझ गए, अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा v। वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो पता है क्या होगा? रेडियस बढ़ेगा। आप जोर से मारिएगा तो बड़ा चक्कर लगाएगा। यही है, यही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा साइक्लोट्रॉन। तो यही है दोस्तों साइक्लोट्रॉन। अब हम आपके सामने सब कुछ दिखाने वाले हैं एकदम आराम से। ये देखिए, ये जो सिस्टम है ना, इसी को साइक्लोट्रॉन कहते हैं। अभी आप ध्यान से देखिए, ऊपर पर भी एक मैग्नेट है, नीचे में भी एक मैग्नेट है। ये दोनों क्या है? मैग्नेट है। मैग्नेट मतलब चुंबक। इसके चलते अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके बीच में दो टिफिन के डब्बे, बचपन में जो टिफिन में लेके जाते होंगे ना लंच, वो डब्बे हैं। ओ सॉरी, आप अगर बिहार से हैं तो आप खिचड़ी खा लेते होंगे स्कूल में। आपको बिहार में शिक्षा मिली या ना मिली, पर खिचड़ी जरूर मिला होगा। माफ कीजिएगा नीतीश बाबू, आज के दिन भी हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, पर ये खिचड़ी लेके डूब गया है। खिचड़ी तो मिला, शिक्षा नहीं मिला। काश शिक्षा मिलता, खिचड़ी बच्चा घर से भी खा के आ जाता। खिचड़ी घर में भी बन सकता है, शिक्षक घर में कहाँ से लाएं। मेरे नीतीश बाबू, खिचड़ी रोक कर शिक्षा शुरू कर दीजिए। चलिए आइए। तो टिफिन, बचपन में हम लोग टिफिन बॉक्स में लेके जाते थे और उसमें रोटी सब्जी वगैरह। तो ये दो डब्बे हैं टिफिन बॉक्स, आई बात समझ में? तो ये साइक्लोट्रॉन। अब हम आपको समझाते हैं कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है? ये भी उसी का एक डायग्राम है। एकदम आप कंसंट्रेट करें, ठीक है? हम सब कुछ समझा रहे हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं इधर। सबसे पहले वो टिफिन वाला दोनों डब्बा बना लेते हैं, ठीक है? एक में रोटी, एक में सब्जी, ठीक है? आइए आइए, एकदम आराम आराम से एंजॉय करते हुए। हाँ, ठीक है? ये दो डब्बे हैं। वैसे दिखने में भले आपको अच्छे ना लग रहे हों, लेकिन समझिए ये दोनों हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल क्लियर है? ठीक है? ये दो टिफिन के डब्बे हैं, टिफिन के डब्बे। क्लियर है ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब
इस पर मैग्नेट, अब यहां इधर भी चुंबक लगा हुआ है और पीछे भी चुंबक, जो आपको ऊपर नीचे दिखाए थे ना, तो आप तो बोर्ड पे ऊपर नीचे कैसे दिखाएंगे, तो इधर भी चुंबक है और उधर भी चुंबक है, इधर नॉर्थ है उधर साउथ है, तो इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है, ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। 2 टिफिन के डब्बे हैं, ठीक है, जानते हैं इस डब्बों को क्या बोलते हैं, इस डब्बों को बोलते हैं, दोनों डब्बों को क्या बोलते हैं, डीज। सर डीज मतलब इसका जो शेप है वो इंग्लिश में ABCD, डी याद है ना, ABCD, तो ये डी जैसा शेप है, एक उल्टा डी एक सीधा डी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, डीज। तो आशा करते हैं ये बात भी आपको अब याद रह जाएगा, एग्जाम में लिखने के लिए काम आ जाएगा। तो 2 डब्बे हैं जो डीज जैसे हैं। अब इसमें क्या बना हुआ है, इसमें बचपन में कभी कभी स्कूल में पानी, बारिश होने लगती थी और अगर पानी वानी है तो बच्चा लोग क्या करता था, वो ऐसे 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 करके नाला बना देता था, याद है, याद है, इस तरह का बचपन में ऐसे ऐसे नाला बना देता था और उसमें पानी बहता था, याद है, नाला ऐसे 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 ऐसे। तो इसके भी बीच में वही बना हुआ है नाला। नाला मतलब उसको कहेंगे ग्रूव, इंग्लिश में कहेंगे ग्रूव, ग्रूव बना हुआ है, यानी कि उसमें नाले में आपका पानी बहता था, यहां चार्ज बहेगा, यानी चार्ज घूमेगा वहां पर जहां पे क्या बनाएंगे, नाला। तो एकदम आपके ही लैंग्वेज में, आपके ही समझने लायक चीजें हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से बना हुआ होता है, इसको कहते हैं ग्रूव, इसको क्या कहते हैं, ग्रूव, नाला। अब देखिए हो गया है हमारा पूरा कार्यक्रम समाप्त। 2 डब्बा है, डब्बा आमने सामने डी जैसा रखा हुआ है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर मैग्नेट है, नीचे मैग्नेट है और उसमें ऐसे नाला जैसा बना हुआ है। बस इतना ही आपको समझना है, बाकी अब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, अब जो आप जानते हैं उसी को यूज करना है। इसमें एक ऐसा व्यवस्था लगा दिए जिससे कि एक बार इधर वाला डब्बा पॉजिटिव होगा, एक बार उधर वाला डब्बा पॉजिटिव होगा, मतलब एक बार ये पॉजिटिव तो वो निगेटिव, ये निगेटिव तो वो पॉजिटिव, अल्टरनेटर, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटर। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या करेगा, ऑसिलेटर करेगा एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। ऑसिलेटर क्या करेगा, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। इसको हटा देते हैं, बाद में डीज लिख देंगे, मेन जगह हम लोगों का नहीं बर्बाद होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा जगह बना लिए, ठीक है। अब देखिए ऑसिलेटर ये क्या करेगा, एक पॉजिटिव करेगा दूसरा नेगेटिव। अब आप गौर से समझिए, फाइनल टच मारते हुए और इसी तरह से समाप्त हो जाएगा आपका साइक्लोट्रॉन। सर हो जाएगा, बस यस हो चुका है, यहां रख दिए क्या, अल्फा, और ये बन गया आपका निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब बताओ, अल्फा बीच में रखा हुआ है, एक लड़का बीच में खड़ा है और उधर उसको निगेटिव नजर आ रहा है और इधर पॉजिटिव। वो पॉजिटिव किसकी ओर भागेगा, ये पॉजिटिव दौड़ेगा किसकी ओर, उस निगेटिव की ओर। किसकी ओर दौड़ेगा, उस निगेटिव की ओर। तो जैसे ही अल्फा बीच में यहां रखा हुआ मिलेगा, वो दौड़ेगा किसकी ओर, निगेटिव की ओर। जैसे ही वो निगेटिव की ओर दौड़ा, उसको कुछ तो वेलोसिटी मिला, और जैसे वेलोसिटी मिला, सुन मेरे दोस्त, जैसे ही वेलोसिटी मिला और उसके ऊपर से क्या लगा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, अभी तुरंत सिखाए थे, याद कीजिए, याद कीजिए। जैसे ही ये उधर भागता है, ये घूमता है कि नहीं घूमता है, तो आधा चक्कर लगा के फिर ये यहां पहुंच जाता है या नहीं पहुंच जाता, याद करो। ऐसे जाएगा, ऐसे घूम के यहां,
एग्जैक्टली मेरे प्यारे दोस्तों यहां भी अल्फा के साथ क्या होगा, अल्फा घुसेगा उसमें, उस डब्बे में, और घूम के फिर पहुंच जाएगा। यानी इस तरह से अल्फा का मोशन कैसा हो जाएगा, यहां से घूम के यहां पहुंच गया, यहां से घूम के यहां पहुंच गया। अब जब जैसे ही यहां पहुंचा, जैसे ही यहां पहुंचा, ये ऑसिलेटर है चालाक, इसे पता है कि ये भागेगा किसकी ओर, ये हर वक्त भागेगा निगेटिव की ओर। तो पहले जब ये निगेटिव था, जैसे ये चक्कर लगा के आधा रास्ता आया, तब तक में अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, ऐसे गया, ऐसे घूम के यहां पहुंचा। अब जैसे ही यहां पहुंचा, यहां पर पहुंच गया है। अब तब तक में अगर इधर वाला डी निगेटिव हो जाए, तो फिर ये अल्फा इसकी ओर भागेगा कि नहीं भागेगा। तो जैसे ही ये हाफ सर्कल कंप्लीट किया, अर्ध हाफ सर्कल, तब तक में वो वाला पॉजिटिव हो गया और ये वाला निगेटिव। बेचारा अल्फा दौड़ के गया था उधर, चक्कर लगा के जैसे ही यहां पहुंचा, तब तक में वो बन गया निगेटिव, फिर उसकी ओर दौड़ा और फिर इसका वेलोसिटी बढ़ा, फिर इसका वेलोसिटी बढ़ा। और इस तरह से हर बार जितना वो चक्कर लगाते जा रहा है, उतना बार पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव होते जा रहा है। तो क्या हो रहा है, सोचो, अल्फा गया इधर से उधर, और जैसे आधा चक्कर लगाया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो चक्कर तो लगाएगा ही, मैग्नेटिक फील्ड है तो घूमेगा ही, सर्कल तो बनाएगा ही। अभी तुरंत आप सीखे थे, जैसे ही वापस यहां आया, तब तक में ये बन गया निगेटिव, दौड़ा उसकी ओर, फिर वहां गया, फिर चक्कर लगाया, और जब तक मैं यहां आया, तब तक में ये बन गया निगेटिव फिर, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा। हमारे लड़के के जीवन में भी यही होता है। हम कई बार बच्चों को बोलते भी हैं और देखते भी हैं, कितना बार भागोगे, कभी यहां से यूनिवर्सिटी रोड, कभी यूनिवर्सिटी रोड से सराय चौक, कितनी बार चक्कर लगाओगे। शांत हो जाओ वत्स, लेकिन लड़का है, शांत कैसे होगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होते गया, होते गया, होते गया, और हर बार जब वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर भाग रहा है, हर बार उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, हर बार उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। और ये प्रोसेस होते होते होते, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस होते होते, लास्ट में ये अल्फा जो है, यहां से ऐसे अल्फा निकल गया। कैसे, वेरी हाई वेलोसिटी से, इससे वेरी हाई वेलोसिटी से। तो यही था हमारा क्या, साइक्लोट्रॉन। क्या हुआ, यहां देखिए, ऐसे बड़ा सा फोटो दिखाते हैं, बड़ा सा फोटो, जैसे ऐसा ऐसा, ये देखिए, यहां से अल्फा गया, यहां से गया, इधर गया, ये निगेटिव था, ये अल्फा, ये गया, मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमा के ला दिया यहां, ठीक है। अब जैसे यहां आया, तब तक में ये बन गया निगेटिव, ये बन गया निगेटिव, फिर इसके पास भागा, फिर चक्कर लगाया, और हर बार उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो उसका रेडियस भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिर चक्कर लगाया, जब तक मैं फिर यहां आया, तब ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, फिर बढ़ा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहा। आशा करते हैं इसमें तो एकदम क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा। अल्फा यहां से वहां गया, बीच में सेंटर में रख के छोड़ दिए, जैसे ऑसिलेटर ऑन किए, अल्फा भागा निगेटिव की ओर, भागा, वेलोसिटी, जैसे कोई चीज दौड़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उसका तो वेलोसिटी बढ़ेगा, जैसे वेलोसिटी बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा दिया, घुमा के जैसे यहां लाया, तब तक में ये बन गया निगेटिव, खटाक से इसके पास, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहा, और ये साइकिल जैसा हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया मेरे प्यारे दोस्तों, साइक्लोट्रॉन। क्या नाम पड़ गया, ये साइकिल जैसा बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव, और ये कौन करता है, ऑसिलेटर। इसको कोई अल्टरनेटर भी बोलते हैं, ठीक है, अल्टरनेटर, अल्टरनेट, पॉजिटिव निगेटिव, एक बार वो पॉजिटिव, एक बार ये नहीं। क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ में आया।
एक बच्चा बोल रहा है वेलोसिटी कैसे इंक्रीज हुआ। इसका मतलब है कि वो कन्फर्म बचपन से अभी तक 9th तो कम से कम 9th और 11th नहीं पढ़ा होगा। पर कोई बात नहीं दोस्तों, यही बात तो हम बोल रहे थे, खिचड़ी बंद करके पढ़ाई दे देता, मजा आ जाता। वेलोसिटी कैसे, अगर कोई चीज उस पे निगेटिव है और उस पे अट्रैक्शन लग रहा है तो एफ लगेगा। एफ बराबर होता है एम ए, तो उसमें एक एक्सेलरेशन आएगा। और आपको बचपन में पढ़े होंगे v बराबर u प्लस एटी, तो जितना देर उस पे एक्सेलरेशन लगते जाएगा उसका तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। कोई भी चीज पे फोर्स लगाइएगा तो उसको एक्सेलरेशन मिलेगा, उस एक्सेलरेशन से तो वेलोसिटी बढ़ता है। और किसी की इच्छा, देखिए हमको कोई दिक्कत नहीं, हम सब कुछ जानते हैं, हम तीसरा क्लास का भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, हमको क्या है। लेकिन यही बात से हमने आज का क्लास शुरू किया था कि हमारा जो नीचे का ना बेस वाला व्यवस्था है वो, देखिए ये सब चीज आप सीख गए, 12th का चीज सीख गए, आप फंसे कहां पता है, 9th में। सर वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा? अरे जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। और बताओ भाई, अच्छा एक बच्चा बोलता है कि हमारे डेली लाइफ में साइक्लोट्रॉन का यूज क्या है। सर अगर हमारे डेली लाइफ में साइक्लोट्रॉन का यूज होता तो तुम्हारे भी घर में 2-3 साइक्लोट्रॉन पड़े होते। नहीं, ये हमारे डेली लाइफ में नहीं। शुरुआत का क्लास देखो, शुरुआत में ही हमने बताया था कि आप सुने होंगे ना रदरफोर्ड ने अल्फा से बम्बार्डिंग कराया, आप सुनते होंगे ना न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये सब सुनते होंगे ना। तो नाभिक पे जो अल्फा टकराता है ये कहाँ यूज होता है पता है? ये यूज होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में दोस्तों। किस में यूज होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। यही बात समझ में, नाभिकीय संयंत्र में काम आता है। डेली लाइफ में ये हमारे काम में नहीं आता है। ये कोई एसी कूलर पंखा नहीं है, ये क्या है? ये साइक्लोट्रॉन है। और पूछिए, मजा आ रहा है हमको बताने में, आप जो भी पूछिएगा हम बताएंगे। हाँ, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। थैंक यू संग्रह जी, शॉर्ट संग्रह। एक बच्चा बोलते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण। त्वरण, ठीक है। कोई भी कण जब अपने वेग में परिवर्तन करता है तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बचपन में आप पढ़े होंगे F बराबर ma, ठीक है। आशा करते हैं अब भी आपको ये समझ में। और दोस्तों यही बातें बार बार मैं बोल रहा हूं, यही दिक्कत है, यहीं पे हमारा बिहार डूब गया कि 10th तक वो क्या पढ़ा है ना उसको खुद भी पता नहीं है, ठीक है। सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं दोस्तों, प्लीज माफ कीजिएगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। बस इसी बात के लिए हमने आज हर घर तिरंगा के साथ ये बात बोला था। तो आशा करते हैं ये अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बोलिए, अब इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, इसका मैक्सिमम रेडियस कितना होगा? इसका मैक्सिमम रेडियस होगा जो इस डी का रेडियस होगा। अरे हाँ या ना, सोचो, तुम खुद बताओ भाई मेरे, इसका जो मैक्सिमम रेडियस होगा वो तो इसके डी के ही रेडियस के बराबर होगा। ये तो मानते हो या नहीं मानते हो? अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है और मैक्सिमम रेडियस, तो आपको मैक्सिमम रेडियस हमेशा साइक्लोट्रॉन का पता होता है, ये गिवन होता है। पूछो क्यों? अरे तुम जितना बड़ा डिब्बा लेके काम शुरू किए वो डिब्बा तो बढ़ने वाला नहीं है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम रेडियस हमेशा गिवन होता है और उससे हम लोग पता करते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या पता करते हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आप लोगों को पता था R बराबर होता था mv बाय qb। तो v बराबर क्या होगा? R इंटू QB बाय m। v बराबर क्या होगा? R इंटू QB बाय m। ये मानते हैं या नहीं मानते हैं? और ये जो R है तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा? वेलोसिटी मैक्सिमम तो जो सबसे लास्ट चक्कर लगा के जब वो निकल रहा होगा तभी ना उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। क्योंकि हाँ एकदम वेलोसिटी से निकलेगा, क्योंकि जितना चक्कर घूमा उतनी बार उस पे, देखिए एकदम समझिए,
क्या हो रहा है, अल्फा यहां खड़ा है, चुपचाप खड़ा था, कोई वेलोसिटी नहीं था, उसको सामने दिखा निगेटिव, वो दौड़ा उसकी ओर, बढ़ा वेलोसिटी, घूम के आया, फिर सोचा वही वेलोसिटी रखता, लेकिन फिर उसको निगेटिव देख लिया, फिर वो एक्सेलरेट हो गया। जितनी बार वो निगेटिव की ओर देखेगा उतनी बार उस पर फोर्स लगेगा और उतनी बार उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो कितनी बार वेलोसिटी बढ़ा, जितना चक्कर लगाएगा उतनी बार उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम रेडियस क्यू बी बाय एम। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी किस चीज का, उस चार्ज पार्टिकल का। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आप एम भी स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपको काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो पता होगा, तो यहां हम लिख देंगे हाफ, बोलिए हाफ एम मास और v का स्क्वायर, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का, तो आर एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, एम एम कैंसल, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया के ई मैक्स। ये फॉर्मूला आप मजाक मत समझो, ये अगर आप समझ भी गए हो ना बनाना, तो आप समझो जेई नीट का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर एम स्क्वायर, यहां लिख देते हैं हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर एम स्क्वायर बाय एम, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, रेडियस, क्योंकि डिब्बा जो लेंगे वो डिब्बा तो हमको फिक्स है कि इतना ही बड़ा डिब्बा लेंगे, तो आशा करते हैं ये एकदम अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा सेटिंग कर दें तो ये बेचारा सेट हो जाएगा सब अपने अपने जगह पे। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये चला गया ऊपर, और ये अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डालते हैं, और फिर लास्ट में हम थोड़ा सा इसमें बटर डालेंगे, और ये हमारा सब्जी तैयार हो जाएगा, पनीर बटर मसाला आ जाइए, हो गया। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो वेलोसिटी मैक्सिमम अगर किसी को पता है तो काइनेटिक, जो बच्चा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करता है उसके लिए तो आप सर वेलोसिटी बता ही दिए, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने में हमको क्या दिक्कत हो। ठीक है, अब है अगला है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जिस रेट से ये प्लस माइनस करेगा, यानी जो उसका घूमने का फ्रीक्वेंसी होगा, तो अभी तुरंत आपको सिखाए थे टाइम पीरियड का उल्टा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम आपको तुरंत अभी बता दिए थे, 2 पाई एम बाय क्यू बी, तो उसका उल्टा हो जाएगा क्यू बी बाय 2 पाई एम। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा क्लियरली समझ में आया होगा। सिर्फ एक चीज दिया हुआ रहेगा, मैक्सिमम रेडियस। ठीक है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह तो मैग्नेट लगाइएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, मास पता है, चार्ज पता है। देखिए इसमें आपको डिब्बा का रेडियस पता है, अल्फा का चार्ज पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है और अल्फा का मास पता है, सब कुछ पता है, तो वेलोसिटी भी तो पता है। यानी सीधा जितना बड़ा डब्बा होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा, जितना बड़ा डब्बा होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा। और एक बात पता है, जैसे जैसे दूर जाते जाएगा तो वो जो दो चक्कर के बीच की दूरी है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो हम आपको ऐसे ही जानकारी के लिए बता दीजिए, जैसे जैसे दूर जाएगा तो वो दो नाले के बीच की दूरी घटती चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइक्लोट्रॉन। तो आशा करते हैं अब आप लोगों का ये एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। सही बात है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ,
एक्सेलरेशन एक्चुअल में नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा, बार बार बढ़ेगा, लेकिन उसका मास फिक्स है और फोर्स फिक्स है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, हर बार सेम एक्सेलरेशन लगेगा, हर बार सेम एक्सेलरेशन लगेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट आया वो ये वाला आया। अब हम लोग आते हैं साइक्लोट्रॉन। ये देखिए ये चीज हम आपको सिखा दिए थे, यही है, देखिए यहाँ टारगेट लिखा हुआ है, यानी कि वो चक्कर लगा के निकला और इस पे टकराया। ठीक है, यही है निकलने वाला बीम जो हम बताए, और ये है उसका पाथ, ये देखिए ऐसा ऐसा घूमने वाला पाथ, ये ही है। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये सब चीज देखिए, जब हम क्लास शुरू किए थे तो देखिए ये सब चीज हम आपको पहले समझाए थे, क्योंकि हमको पता था कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन बच्चों का बेस का कैसा स्थिति है, ये बात हम लोग को पता होता, उसी हिसाब से बताते हैं। चलिए अब हम साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग धन आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, अल्फा कण, कॉमा देते हुए अल्फा कण तथा ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन जानते हैं ड्यूट्रॉन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन रहता है उसके न्यूक्लियस में, उसको कहते हैं ड्यूट्रॉन। ड्यू मतलब दो, ट्रॉन, ड्यूट्रॉन। ठीक है, त्वरित करके इसे इतना ऊर्जा प्रदान करें कि यह नाभिकीय अभिक्रिया में भाग ले सके। ठीक है, ये इतना फास्ट हो सके कि यह नाभिकीय। और इनको जो बनाए थे उनका नाम है अर्नस्ट ओ लॉरेंस। 1929 से 1930 के बीच में इन्होंने ये बनाया था। A cyclotron is a type of particle accelerated invented by Ernst O. Lawrence in 1929-1930. Cyclotron is a device which is used to accelerate positively charged particles like proton, alpha particle, deuteron, etc. to acquire enough energy to carry out nuclear disintegration. तो कहाँ यूज होता है ये? नाभिकीय संयंत्रों में काम आता है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम किया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो वह एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, वही बात है। यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है तो यह एक वृत्तीय पथ पर चलता है और इसकी त्रिज्या वेग के समानुपाती होती है तथा चक्कर लगाने में लगा हुआ समय वेग से स्वतंत्र होता है। ठीक है, it works on the principle which says that when a charged particle projected in an uniform magnetic field, it moves on a circular path. Radius of path is directly proportional to the velocity and time of revolution is constant. तो प्लीज जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल, चार चीज होता है, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो अगले में आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग सब कुछ आपको समझाया हुआ है, सिर्फ अब क्या लिखना है वो हम आपको बता रहे हैं। नोट्स में आप कहीं भी लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, कभी भी पूछा जा सकता है। ये क्लास अब लेने के पीछे मकसद ही यही है कि ये YouTube में रह जाए। जो भी बच्चे गांव समाज, देखिए हम लोग भी पैसे कमाते हैं, जरूर पैसे कमाते हैं, लेकिन अंदर से लगता है कि लोगों की मदद भी करें, लेकिन दोनों चीज एक साथ संभव नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, जब कभी टीचर बनिएगा आपको पता चल जाएगा। तो ये सब जानबूझ के YouTube पे रखते हैं जिससे कि बच्चे पढ़ करके एग्जाम दें और किसी तरह कम से कम सर्टिफिकेट तो ले लें जो बिहार सरकार बांट रही है। ठीक है, प्लीज माफ कीजिएगा बिहार सरकार, लेकिन हम बहुत खफा हैं आपसे। कब तक रोटेट करते रहेगा? जब तक उसका मैक्सिमम रेडियस तक ना पहुंच जाए। वो नाला बना हुआ है, लास्ट में जब मैक्सिमम रेडियस पे पहुंचेगा तो एक विंडो बना रहता है, हम बता देंगे खिड़की, उस खिड़की से वो निकल जाता है। ठीक है, जल्दी इसको लीजिए।
हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब है कंस्ट्रक्शन। सबको याद है कंस्ट्रक्शन एकदम। इसमें दो खोखले धातु के बॉक्स रहते हैं, बोले टिफिन जैसा डब्बा, जिनका आकार डी जैसा होता है, उसे डीज कहते हैं, या एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहते हैं, जिनके बीच धनावेशित कणों के स्रोत को रखा जाता है। इन दोनों डीज को एक विद्युत दोलक से जोड़ा जाता है, ऑसिलेटर। इन डीज में ग्रूव बने होते हैं, नाला। इनके लंबवत दो चुंबक लगे रहते हैं जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो आप जब भी ये लिखिए, इसको आप देखिए कि क्या आप वर्ड बाय वर्ड समझे हैं कि नहीं समझे हैं। दो डीज है, ऑसिलेटर लगा हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, दो मैग्नेट रखा हुआ है, चार बात है। इस चार बात को चार लाइन में लिखा हुआ है। ये सोच बहुत जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। और सेम चीज इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ टू hollow D shaped metallic chamber D1 and D2 called Ds. These Ds are separated by a small gap where a source of positively charged particle placed. There is a spiral groove in these Ds. These Ds connected with electrical oscillator. There are two electromagnetics placed perpendicular to the Ds, which produces uniform magnetic field. एक बच्चा बोलता है कि सर अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ले आएंगे तो कोई बात नहीं है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को भागने के लिए पॉजिटिव की ओर जाएगा, वो बात समझ गए। लेकिन ये जो यूज किया जाता है ये हेवी, भारी और पॉजिटिव पार्टिकल के लिए ही यूज किया जाता है, क्योंकि निगेटिव पार्टिकल आपके पास है कौन सा, नेचुरली कौन सा नेगेटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुत हल्का है और उसको आप नहीं कर सकते एक्सेलरेट, क्योंकि इतना ज्यादा तेजी से वो निकल जाएगा, वो चक्कर भी नहीं लगा पाएगा, और दूसरी बात उसका कहीं उपयोग ही नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनावट। कंस्ट्रक्शन का हिंदी होता है बनावट। ये किस प्रकार से बना हुआ। यस, ये टेस्ट में जरूर देंगे, हम आपको पहले ही बोले हैं ये टेस्ट में जरूर देंगे, क्योंकि VBI क्वेश्चन है, टेस्ट भी होने वाला है, आप लोगों को पता ही है। एक बच्चा बार बार बोल रहा है सर, एक क्या बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर यूट्यूब पे क्लास लीजिए। देखिए बाबू, जितना हमसे संभव है हम ले लेते हैं, ले कर लेते हैं, क्योंकि हम खुद ही इतने परेशान हैं फिजिकली और बहुत हद तक मेंटली भी, कि हम नहीं सब कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन क्लास रहता है। पिछले 2 साल से कोरोना होता था या लॉकडाउन होता था तो दिन भर फ्री रहते थे तो कर लेते थे। पूरे दिन क्लास के बाद खड़े होने की ताकत नहीं होती है, क्योंकि हम लोग के यहाँ क्या है, हम लोग अकेले पढ़ाते हैं। आप भले बहुत फैसिनेट होते होंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, पर उसमें एक नहीं सैकड़ों टीचर्स होते हैं, वो सब मिलजुल के पढ़ाते हैं, तो एक टीचर पर उतना लोड नहीं होता है। हम लोगों में हम लोग अकेले पढ़ाते हैं, 10 12 13 बैच तक पढ़ाते हैं, उससे बहुत परेशानी हो जाती है दोस्तों। अब कंस्ट्रक्शन के बाद ये वाला पूरा लिख लेना है, उतार लेना है, और उसके बाद लास्ट में वर्किंग दिखा देंगे, या आप वर्किंग के बाद भी ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो कंस्ट्रक्शन के बाद ये कर लीजिए ये चीज, या वर्किंग लास्ट में ही कर लीजिए। चलिए लास्ट में ही कर लीजिए, इसके बाद है वर्किंग। अब होता क्या है, आपको सब सिखाया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज रखता है, भागता है, उसका वेलोसिटी बढ़ता है, फिर वो चक्कर लगाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता है। जब धन आवेशित कण स्रोत से निकलता है तो यह ऋण आवेशित डी की ओर भागता है और त्वरित होकर डी में प्रवेश कर जाता है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यह वृत्ताकार पथ पर चलकर पुनः दूसरे डी की ओर जाना चाहता है। तब तक में विद्युत दोलक उस डी को ऋणात्मक कर देता है और कण पुनः त्वरित हो जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती है और कण का वेग और ऊर्जा बढ़ जाता है, जिसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में होता है। एकदम देखिए, एकदम मक्खन के जैसा लैंग्वेज लिखा हुआ है, आप पढ़िए समझिए, और लेकिन उससे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। सेम बात।
बच्चा पूछता है सर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा, तो भैया वो जो देखे आप, यानी शुरू से नहीं देखे होंगे, शुरू से देखे ना, या आप एक चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, मैंने बताया था क्यू भी एम बी स्क्वायर बाय आर के ही बराबर होता है। अभी छुट्टी के बाद जब आएंगे तो आपका जो टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट आएगा, और फिर आगे भी होता रहे, ठीक है। इसके बाद ये वाला, यहां देखिए दोस्तों, ये जो आर निकाले थे ना, आर वो कैसे निकाले थे, क्यू भी ये फोर्स जो था, और बराबर एम भी स्क्वायर बाय आर, इसी से तो आर निकलता है, आर बराबर होता है एम भी बाय क्यू बी। ये सब चीज हम तो पढ़ाने से पहले ही समझा दिए थे, बता दिए थे, तो आशा करते हैं कि ये आपको पढ़ा हुआ होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं तो आप फंसेंगे। तो ये सब चीज हम आपको पहले से बता दिए थे, तो ये लास्ट आप लिख लें, ठीक है, और उसके बाद भी आगे जल्दी जल्दी बताते जाते हैं, आप लिखते जाएं। दोस्तों, अगर आप शुरुआत से क्लास देखे हैं तो आपको पता चला होगा हम साइक्लोट्रॉन यूज क्यों करते हैं। हम जब सुने थे, जब आपको कोई टीचर बता रहा था, देखिए आप लोग उल्टा करते हैं, जब आपको कोई टीचर ये बता रहा हो, चाहे हमें, कि भाई एक अल्फा पार्टिकल को मारे स्वर्ण पत्र पे, तो सवाल उस समय पूछना चाहिए कि सर ये अल्फा पार्टिकल इतना तेज क्यों हुआ। आप सवाल उल्टा पूछते हैं, सर साइक्लोट्रॉन क्यों पढ़ते हैं। मतलब आपको कोई आदमी ठंडा पानी दिया, आप गटक से पी लिए, ठंडा पानी गटक से पी लिए, और जब आपको वो बताने लगा कि ये देखो फ्रिज है, तब आप पूछते हैं ये फ्रिज का क्या काम है। अरे बेवकूफ, तुम जो ठंडा पानी गट के, वो उस फ्रिज से ही तो आया था। तो आपके साथ क्या होता है कि आप उल्टा सोचते हैं। जिस समय ठंडा पानी गटक रहे थे उस समय ना पूछ सकते थे कि ये ठंडा पानी आया कहां से, तब ना लोग बताता कि हाँ हाँ फ्रिज भी है हमारे घर में। तो आपका नजरिया थोड़ा सा ठीक होना पड़ेगा, वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपका नजरिया अच्छा होगा भी। कि साइक्लोट्रॉन क्यों पढ़ते, इससे ज्यादा जरूरी ये था कि वो अल्फा लाए कहां से सर जी इतना तेज, ये सवाल उस दिन पूछना चाहिए था। तब आज आपको साइक्लोट्रॉन पढ़ने में ज्यादा, अब आप पूछ रहे साइक्लोट्रॉन पढ़ते क्यों, अल्फा को तेज करने के लिए। तो अल्फा तेज करते क्यों है, तो वही तो रदरफोर्ड वाला तुम क्यों पढ़े थे कि रदरफोर्ड ने मारा ये वो, क्या वो भी नहीं पढ़े हो, तब तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलिए, एक बुलडोजर वाले बाबा हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि सर यूट्यूब पे क्लास लीजिए। हम इसके लिए भी समझा चुके हैं कि यूट्यूब पे क्यों नहीं ले पाते हैं। अब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी अभी तुरंत जो पढ़ा है कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी वहां पे लिखा हुआ है, आपका जो कैलकुलेशन हुआ उसमें सब लिखा हुआ है। विद्युत दोलक का ऐसा आवृत्ति जो वृत्ताकार पथ पर गतिमान आवेशित कण की आवृत्ति के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। एफ बराबर को टी बराबर होता था 2πm/qb, और ये हो जाएगा उसका उल्टा qb/2πm। ठीक है, बेसिक नॉलेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो चक्कर लगाता है वही फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का होता है, इस दोनों को ही कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अल्फा पार्टिकल जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय संयंत्र में। अल्फा पार्टिकल कहाँ जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय संयंत्र में। वहां जाके वो टकराता है और न्यूक्लियस को तोड़ता है, जिससे नाभिकीय विखंडन होता है, जिससे बम बनता है,
जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। हो गया, चलिए लास्ट था मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी के लिए अभी तुरंत पढ़े थे, ए मैक्स बराबर हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। अब इसको हम शायद किए थे हाफ और क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर और आर मैक्स का स्क्वायर। आप लोग लिखे होंगे, हम तो याददाश्त पे लिख रहे हैं बाय एम। दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी। गतिमान आवेशित कण के द्वारा साइक्लोट्रॉन से निकलने वक्त प्राप्त ऊर्जा महत्तम ऊर्जा कालक, जो एकदम सर्वाधिक ऊर्जा लेके वो निकला, वो है मैक्सिमम एनर्जी। थैंक यू A2 मोटिवेशन। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, और पर मैं उन्हीं बातों पे ज्यादा ध्यान देता हूं जो कि मतलब लगता है कि बच्चों को जरूरी है, बच्चा पूछ रहा है कुछ। क्योंकि हम ये तो जानते ही हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे देख रहे होते हैं जिनका कि पूरा बेसिक के नाम पर गोल होता है, मतलब उनको लगता भी है कि उनको आता है लेकिन उनको नहीं आ पाता। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, जब तक आपका सब कुछ अरेंज्ड नहीं होगा। मतलब एक गोदाम है जिसमें बहुत सारा दवाई ला करके फेंक दीजिए, 1 करोड़ की दवाई, और जब आपसे मांगने आया कोई आप खोज ही नहीं पाए, उस दवाई का कोई काम नहीं। से अच्छा एक छोटी सी दुकान हो और दवाई अरेंज्ड हो तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो नॉलेज वही है जो समय पे काम आ पाए, अगर काम नहीं आ पाए तो नॉलेज किसी काम का नहीं। ठीक है, तो वही हमारा जो बेसिक नॉलेज है वो अरेंज्ड होना चाहिए कि हाँ इस जगह ये लगाएंगे, इस जगह ये लगाएंगे। ये सब चीज़ों थोड़ा स्कूलिंग में, अच्छे स्कूल में अच्छे जगह पे पढ़ने के बाद ये सब चीज़ 10th तक आदमी सीखता है, फिर 11th 12th में ये सब चीज़। अब बहुत बच्चे हैं कि जो कि बोल रहे हैं सर समझ चुके हैं समझ चुके हैं समझ चुके हैं। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं वेलोसिटी कहाँ से आई है, इस तरह। तो डोंट वरी, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, जल्दी से हो जाए तो बोलिए। ठीक है, तो चलिए आज वैसे तो होने वाला था मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर भी, लेकिन अब जैसा लगता है कि अब आज रहने देते हैं, आप इसी को अच्छे से करें। फिर किसी दिन कोई संडे वगैरह को कोई दिन टाइम होगा तो करेंगे। और बहुत जल्दी आप लोगों को हम मिलवाने भी वाले हैं, जो हमारे बच्चे इस बार जेई में जैसा भी परफॉर्म किए, अच्छा बुरा जो भी है, हम कुछ बच्चों से जरूर आपसे कुछ बच्चों को आपसे मिलवाने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बता दें जानकारी के लिए कि 97 परसेंटाइल तक फिजिक्स में मैक्सिमम गया है। ठीक है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चे तो हमारे पास रहते हैं और एक बच्चे थोड़ा दूर रहते हैं। देखते हैं अगर उनसे भी मुलाकात हो पाई, करवा पाए, पर बहुत जल्दी आपके सामने हम लेके आने वाले हैं लाइव उन बच्चों को। ठीक है, जिससे कि हम लोग बातचीत करेंगे और हम लोग ये आपके सवाल हम उनसे पूछेंगे और उन्होंने क्या परेशानी फेस किया ये पूछेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक रास्ता नजर आएगा कि क्या क्या आप गलतियां करते हैं, क्या वो गलतियां वो भी करते थे, या वो गलतियों को वो नहीं करते थे। इस तरह की बातें आपसे करेंगे। तो बहुत जल्दी हम ये करने वाले हैं, शायद 17th को, जिस दिन आप लोग का क्लास खुलेगा उसी दिन शाम में हम लाइव रहेंगे यूट्यूब पर उन बच्चों के साथ। 1-2 बच्चे जो भी हैं, या अगर और भी बच्चे आ पाए उस दिन तक, तो क्योंकि कितना इंतजार करेंगे, सबका इंतजार में ही लेट हो रहा है, तो बहुत जल्दी ये काम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप इनको अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा। मिलते हैं परसों ऑफलाइन में, फिर अगले संडे को होगा तो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर बता देंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। जो भी दोस्त प्यार देते हैं इतना कि हाँ सर यूट्यूब पे आइए, सच बोलिए तो मतलब मन में बहुत सारा ख्वाहिश था, इसलिए बोल रहा हूं कि सच में था कि ये करेंगे वो करेंगे, पर होता है इंसान का एनर्जी धीरे धीरे खत्म होता है, मोटिवेशन हम लोग का भी डाउन हो सकता है। और धीरे धीरे अब हम लोग भी ये चीज में है कि ठीक है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि
मतलब एक अजीब सा बात है कि बहुत पढ़ने वाले भी बच्चे हैं, बहुत नहीं भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। और मेरा जैसा नजरिया है, हम सच बोलें तो एक गरीब का बच्चा जब नहीं पढ़ रहा होता ना, बहुत ज्यादा अंदर से ना परेशान हो जाते हैं। मतलब पता नहीं क्यों, आप कितना भी हमको समझा दीजिए कि सर, बहुत सारे बच्चे हमको समझाते हैं सर इतना परेशान मत होइए, जो नहीं पढ़ता है उसको छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा पता नहीं क्यों मेरा मानना है कि हर गरीब जो भी खून पसीने की कमाई लेकर के, कर्ज लेकर के मोबाइल खरीद करके बच्चों को देता है और बच्चे उसी मोबाइल से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। आप सोचिए कभी उस बाप को पता चलेगा कि जिस कर्ज को चुकाने में मेरे कमर टूट गया था, उसी कर्ज के कारण, उसी मोबाइल के कारण मेरा बच्चा बर्बाद हो गया, वो क्या ये दर्द सह पाएगा? बहुत तकलीफ होती है अंदर से गरीब बच्चों को बिगड़ते देखते हैं तो। पर बहुत सारे गरीब के बच्चे संवरते भी हैं। आशा करते हैं भगवान सबको सद्बुद्धि दे, आप एक अच्छा मुकाम पर पहुंचे, जी तोड़ मेहनत करें और ना टीचर को तो छोड़े, अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई को सार्थक करें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर। इलेवेंथ क्लास भी 17 से स्टार्ट होगा, कल पूरा बंद ही रहेगा, सब जो भी क्लासेस होंगे 17 से।